डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने टॉपिक उठाया था यूरोपियन यूनियन। असल में हमारा टॉपिक था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 तक हमने देखा कि पहले हमने ये देखा कि दुनिया में दो दुकानदार थे, ओनली यूएस एंड यूएसएसआर। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा यूएसएसआर का खात्मा हुआ, और जिससे चैप्टर नंबर 3 ने हमें बताया कि अब पूरी दुनिया पे राज करने वाला एक ही दुकानदार है, और उस दुकानदार का नाम है यूएस। और ये दुकानदार यानी यूएस हर हिसाब से, हर लिहाज से दुनिया वालों को तंग करता था। तंग क्यों करता था? क्योंकि इसके पास पावर था, जो हमने पहले ही पढ़ा है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्ट्रक्चरल पावर। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में हमें पता चला कि कुछ और दुकानदार दुनिया में आ चुके हैं, और यूएस के लिए वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो कल हमने शुरुआत की थी पहले दुकानदार की, जो इस वक्त चैलेंज दे रहा है यूएस को, और जिस दुकानदार का नाम है यूरोपियन यूनियन। हम ये नहीं कहेंगे कि यूरोपियन यूनियन सिर्फ इसलिए दुनिया में आया ताकि वो यूएस को दबा सके, ताकि वो यूएस को चैलेंज दे सके। यूरोपियन यूनियन अपने मकसद के लिए दुनिया में आया। यूरोपियन यूनियन के मुल्कों ने जो यूनियन बनाई, वो अपने रीजनल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बनाई। लेकिन रीजनल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा रोल, उनका एक बहुत बड़ा किरदार इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है। तो कल हमने बात की थी कि यूरोपियन यूनियन कैसे बनी, जब हमने कहा कि पहले कोल्ड वॉर में यूरोप के दो टुकड़े हुए, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप यूएसएसआर के साथ मिला, वेस्ट यूरोप यूएस के साथ मिला। उसके बाद वेस्ट यूरोप में जो मुल्क थे उनको मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील दी गई, जिसका नाम पड़ा ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके बाद 6 मुल्कों ने एक यूनियन बनाई कोल और स्टील को बचाने के लिए, ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत, जिसका नाम पड़ा यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। उसके बाद इन्हीं 6 मुल्कों ने एक और ट्रीटी साइन की, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ रोम, जो 1957 में उन्होंने साइन किया, और जिसका नाम पड़ा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और लास्ट पे हमने देखा कि जब कोल्ड वॉर का खात्मा हुआ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, जब यूएसएसआर से ईस्ट यूरोप के मुल्क अलग निकले, तब जाके उन्होंने एक यूनियन बनाई, एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया maastricht ट्रीटी के तहत, जिसका नाम पड़ा यूरोपियन यूनियन। और उसकी शुरुआत हुई नवंबर 1993 से। तो आज हमें यह देखना है, क्या यूरोपियन यूनियन सच्ची में एक्ट करता है एज सब्स्टिट्यूट, एज ऑल्टरनेटिव सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यूरोपियन यूनियन हर जगह नंबर 1 पे है। हम ये कहेंगे इस वक्त रेस चल रही है, दुनिया में इस वक्त रेस चल रही है। यूएस भी उस रेस में शामिल है, और यूरोपियन यूनियन भी उस रेस में शामिल है। और किसी जगह यूएस आगे बढ़ रहा है, और किसी जगह यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ रहा है। तो आज हमें यही पढ़ना है, हाउ यूरोपियन यूनियन एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर, एज एन सब्स्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, अभी मैंने आपको बताया, या कल भी मैंने आपको बताया, ये एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सिर्फ यूरोप के मुल्क ही शामिल है, यूरोप से बाहर कोई और मुल्क इस यूनियन का हिस्सा नहीं है। कल भी हमने बताया कि पहले इसमें 28 मुल्क थे इस यूरोपियन यूनियन में, और आज यूरोपियन यूनियन में सिर्फ 27 मुल्क है। वजह, इसी साल यानी 2020 में जो एक मुल्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, ब्रिटेन, उसने अलहदगी इख्तियार की, और अब यूरोपियन यूनियन में मुल्कों की तादाद जो है वो रही है 27।
और आज हम ये देखेंगे कि क्या यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी में या पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहा है कि नहीं। आप यहां पे आपको पता चलेगा कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दो होते हैं, जीएनपी एंड जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक मुल्क में एक साल में कितने प्रोडक्ट्स मीन्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का प्रोडक्ट्स का लिस्ट, हम देखेंगे कि हमारी दुनिया में कितने प्रोडक्ट्स बने इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो अपने मुल्क वालों ने बनाए या चाहे वो फॉरेनर्स ने बनाए, वो सारा कुछ हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में। आपको ये मालूम होना चाहिए हायर द जीडीपी हायर विल बी द डेवलपमेंट। जब भी किसी मुल्क का बजट पेश किया जाता है तो बजट में हर साल जीडीपी की जिक्र की जाती है और टारगेट रखा जाता है अगले साल के लिए, और हमेशा एक मुल्क तवक्का करता है कि मेरा जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, यूरोपियन यूनियन किसी एक मुल्क का नाम नहीं है। अब ये एक मुल्क क्यों लग रहा है? एक मुल्क इसलिए ये लग रहा है, यूरोपियन यूनियन जो है इनकी एक अपना एक मतलब हर मुल्क का अपना अपना पार्लियामेंट है। आप ये नहीं समझना कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी मुल्क हैं उनका एक ही पार्लियामेंट है, नहीं। यूरोपियन यूनियन में जितने भी मुल्क हैं उनके अपने नेशनल लेवल पे अलग अलग पार्लियामेंट है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने एक ही कंबाइंड पार्लियामेंट बनाया है, जिससे ये लग रहा है ये एक मुल्क है, वरना ये एक मुल्क नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, इसका जीडीपी जो है वो है हायर देन यूएस। यानी आप यहां पे देखिए कि यूरोपियन यूनियन दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, यूरोपियन यूनियन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, इसकी ग्रोथ रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है, जो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पहले यही देखा जाता था, सिर्फ एक मुल्क में हमेशा जीडीपी जो होता था वो पॉजिटिव में होता था, वो था यूएस। हर साल यूएस का जीडीपी हाई होता जा रहा था और इसके मध्य मुकाबले कोई और नहीं था जिसका जीडीपी हाई होता जा रहा था। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन मैदान में आ चुका है और यूरोपियन यूनियन तेजी से तरक्की कर रहा है बाय वर्चू ऑफ इट जीडीपी, जिससे ये यूएस को आज टक्कर दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी की, इकोनॉमी में इस वक्त दुनिया में 21% शेयर, यानी अगर हम टोटल वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखेंगे, 100% इकोनॉमी को देखेंगे, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हम कैलकुलेट करेंगे, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी मतलब 100%, और अगर हम इस 100% में देखेंगे यूरोपियन यूनियन का शेयर कितना है, यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी में कितना मालिक है। यूरोपियन यूनियन के पास इस वक्त 21% शेयर है, जो कि एक बहुत ही बड़ी तादाद है इकोनॉमी में। यानी इकोनॉमी में इस वक्त यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में भी यूरोपियन यूनियन बहुत आगे जा रहा है, यानी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है। लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है, अभी इकोनॉमी इसकी यूएस के बराबर नहीं हुई है, इकोनॉमी यूएस के बराबर नहीं, लेकिन यूएस के पीछे पीछे दौड़ रहा है इस वक्त कौन? यूरोपियन यूनियन। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में यूरोपियन यूनियन यूएस से आगे जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस वक्त यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में ही यूरोपियन यूनियन यूएस को पकड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। और इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इस वक्त हो रहा है किसमें? यूरोपियन यूनियन में, जो कि हायर है, हायर देन यूएस। यानी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में यूरोपियन यूनियन आगे है। किससे आगे है? यूएस से आगे। तो अगर हम ट्रेड की बात करेंगे
ट्रेड में 3 टाइम्स, यानी 3 गुना ज्यादा ट्रेड है इस वक्त किसका? यूरोपियन यूनियन का। यानी अगर हम यूरोपियन यूनियन और यूएस को कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तुजारत के हिसाब से हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे, तुजारत में इस वक्त यूरोपियन यूनियन 3 गुना, यानी वो दुनिया में 3 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहा है, 3 टाइम्स ग्रेटर देन यूएस। अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि जो ट्रेड है इस वक्त यूएस का वो है 15%, यानी 15% ट्रेड का मालिक कौन है? यूएस। लेकिन अब हमने यहां पे बताया 3 टाइम्स ज्यादा है कौन? यूरोपियन यूनियन। तो अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमें लगता है कि 40%, 45%, क्योंकि अगर यूएस 15% का ट्रेड करता है तो 3 गुना ट्रेड कौन करता है? यूएस, ये यूरोपियन यूनियन। तो 3 गुना का मतलब है 45%। तो इससे भी आप देखो कि इकोनॉमी में कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये हमें लग रहा है सच्ची में यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव सेंटर बन चुका है, वो हमारा सब्स्टिट्यूट दुकानदार बन चुका है। क्योंकि मैंने आपको बार बार मैं आपको यही कहता हूं, बड़ा ही जालिम दुकानदार था यूएस, जिसने नाक में दम करके रखा था पूरी दुनिया को। यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दुकानदार का नाम कहता हूं ताकि आपको समझ में आए, वरना यूएस कभी दुकानदार नहीं हो सकता। सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने यूएस को कंपेयर किया एक दुकानदार के साथ। और जो बाकी मुल्क उसके साथ ट्रेड करते थे, जो बाकी मुल्क उससे माल लेते थे, उनको मैंने कस्टमर्स का नाम दिया। यानी अगर यूएस के पास कोई कस्टमर आता था, एक तो वो उसको अपना माल महंगे में बेचता था, यानी 5 रुपए की चीज 50 में, और दूसरा उसकी कोई वहां पे इज्जत नहीं होती थी। लेकिन जब से यूरोपियन यूनियन ने काम संभाला दुनिया में, जब से यूरोपियन यूनियन ने काम काज संभाला दुनिया में, तब से यूएस की जो दादागिरी है, यूएस की जो हिजमुनी है, यूएस की जो डोमिनेंस है, वो बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। तो अब हम बात करेंगे, अगर हम मिलिट्री की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा जब हमने हॉट पावर पढ़ा यूएस का, तो हॉट पावर में हमने बताया कि यूएस इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। यानी यूएस की मिलिट्री इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। 2 पे कोई था ही नहीं, 2 की रेस पे कोई था ही नहीं। लेकिन आज अगर हमें बताना होगा नंबर 2 पे इस वक्त कौन है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज, तो हम नाम लेंगे किसका? यूरोपियन यूनियन का। यानी वी कैन से दैट यूरोपियन यूनियन इज नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इन द होल वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में इस वक्त नंबर 1 पे है यूएस, और वर्ल्ड में इस वक्त नंबर 2 पे है यूरोपियन यूनियन। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन की, यानी खलाई कामों की, अगर हम बात करेंगे, यूएस बहुत आगे इस वक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन में है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी किसी से कम नहीं है। यूरोपियन यूनियन इस वक्त भी नंबर 2 पे मौजूद है। इससे भी पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यूरोपियन यूनियन किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव सेंटर के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन के बारे में कि जो यूरोपियन, हम बार बार कहते थे कि दुनिया में अगर सबसे अट्रैक्टिव करेंसी कोई है, सबसे अट्रैक्टिव करेंसी हम बोलते थे डॉलर को। यानी डॉलर को हम मानते थे नंबर 1 करेंसी इन द वर्ल्ड। जब भी 2 मुल्क आपस में ट्रेड करते थे या करते हैं, चाहे उनकी करेंसी रुपी हो, चाहे उनकी करेंसी यन हो, चाहे उनकी करेंसी दीनार हो, लेकिन ना वो दीनार में तुजारत करते थे, ना वो रुपी में तुजारत करते थे, ना वो यन में तुजारत करते थे। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करेंसी अगर दुनिया में कोई थी, वो क्या थी? डॉलर। तो डॉलर का अट्रैक्टिव होना पूरे वर्ल्ड में, उससे यूएस की इज्जत अफजाई होती थी, उससे यूएस बहुत दादागिरी, बहुत ही हिजमुनी दिखा रहा था। लेकिन जब हमने पढ़ा फिर चैलेंजेस टू यूएस इकोनॉमी, हमने बोला आज डॉलर उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना वहां पहले हुआ करता था। फिर कौन है? अगर डॉलर अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस में हमने पढ़ा अब डॉलर का वो मुकाम नहीं रहा है दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूं।
क्योंकि अगर आप डॉलर को इंडिया से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की रुपी दिन ब दिन डिवैल्यू होती जा रही है और हिंदुस्तान में डॉलर बहुत तेजी से उसका वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन मैं इस वक्त हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में इस वक्त डॉलर बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका है। डॉलर के बदले अगर किसी करेंसी का इस वक्त मुकाम है वो है यूरो। यूरो क्या है? जिस तरह डॉलर है करेंसी ऑफ यूएस, उसी तरह से यूरो है डॉलर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यानी मैक्सिमम कंट्री जो यूरोप में है, मैक्सिमम कंट्री जो यूरोपियन यूनियन में है, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरो का। उनकी एक कॉमन करेंसी है जिस कॉमन करेंसी का नाम है यूरो। तो आज अट्रैक्टिव करेंसी जो है, उसका जो खिताब है, उसका जो मुकाम है, वो किसको मिला है? यूरो को। तो उससे किसको चैलेंज हो गया? अमेरिका को। तो इकोनॉमी में अब कौन आगे बढ़ रहा है? यूरोपियन यूनियन। तो ये था, अगर हम बात करेंगे इसका इकोनॉमिक पावर। लेकिन हमें एज पर सिलेबस यूरोपियन यूनियन का सिर्फ एज इकोनॉमिक पावर नहीं पढ़ना है, हमें पॉलिटिकल पावर के बारे में भी पढ़ना है। क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्या पॉलिटिकल प्रोसेस में यूरोपियन यूनियन का कोई वैल्यू है, का कोई मुकाम है या नहीं? जब हम पहले बात करते थे, क्योंकि 2020 से पहले जब भी हम पॉलिटिकल पावर ऑफ यूरोपियन यूनियन पढ़ते थे तो हम कहते थे यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिटिकल पावर है, यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिटिकल पावर है वो ज्यादा है किससे? यूएसए से। कैसे? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो है यूएन, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट या बड़ा ऑर्गन जो है, उस ऑर्गन का नाम है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी सबसे पावरफुल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन, और यूएन का सबसे पावरफुल इदारा वो है यूएनएससी। और यूएनएससी में 5 मुल्क होते थे। आज भी, पहले भी 5 मुल्क थे, आज भी 5 ही मुल्क है। एक था, अगर आज की बात करेंगे तो यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। These are the 5 big powers of the world in terms of decision making power. तो पहले मैं 2020 से पहले की बात कर रहा हूं। 2020 से पहले हम कहते थे पॉलिटिकल पावर ज्यादा है यूरोपियन यूनियन का यूएस से। हमेशा हम यही कहते थे। यानी पॉलिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा है किसका? यूरोपियन यूनियन का। किससे ज्यादा है? यूएस से। ये मैं क्यों कह रहा था? क्योंकि यहां पे आप देखिए यूएसए है मेंबर ऑफ, परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जिनके पास वीटो पावर है। वीटो का मतलब आई से नो, कोई भी रेजोल्यूशन सामने आए, अगर सारे के सारे उसके हक में वोट डालेंगे, वीटो पावर वाला कहेगा नो, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। दिस इज नोन एज द डिसीजन मेकिंग पावर। लेकिन एक तरफ से यूएसए था डिसीजन मेकिंग पावर में, वो परमानेंट मेंबर था सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स थे परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं फिर भी दोहराऊंगा जनवरी 2020 से पहले की बात। जनवरी 2020 से पहले हम क्या कहते थे? यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल पावर ज्यादा है किससे? यूएस से। व्हाई? बिकॉज यूएस सिंगल था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स थे परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन आज हम ये नहीं कहेंगे यूरोपियन यूनियन का खत्म हो चुका है, नहीं जी। आपको मालूम है कि ब्रिटेन ने अलहदगी इख्तियार की है यूरोपियन यूनियन से, जो हमने कल आपको बताया कि 2016 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की थी। लोगों से उन्होंने पूछा कि हम यूरोपियन यूनियन में रहें या ना रहें, तो 52% लोगों ने कहा नो, 48% लोगों ने कहा यस। तो उस रेजोल्यूशन के तहत ब्रिटेन को विड्रॉ करना था मेंबरशिप फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन,
और वो कब हुआ? जनवरी 2020 में। तो जनवरी 2020 तक यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर्स थे, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब ब्रिटेन नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रांस है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कम हुआ, हम कहेंगे अब इक्वल पे आ चुका है। कौन? यूरोपियन यूनियन एंड यूएस, क्योंकि यूएस भी है परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और यूरोपियन यूनियन की जानिब से किसके पास है? फ्रांस। फ्रांस के पास है परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। दिस शोज द डिसीजन मेकिंग पावर, दिस शोज द पॉलिटिकल पावर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इतना ही नहीं, आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स की तादाद है 193, यानी 193 कंट्रीज और द मेंबर्स ऑफ यूएन। लेकिन आपको यह भी पता है मेंबर्स के अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, और ऑब्जर्वर का खिताब जो है वो मुल्क को भी दिया जाता है, ऑब्जर्वर का खिताब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। यानी ऑब्जर्वर मुल्क भी हो सकता है कि जिसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं होती है, टेंपरेरी मेंबरशिप, वो ऑब्जर्वर के तौर पे मीटिंग्स में आ सकता है, उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। अगर हम एक साइड से देखेंगे, यूरोपियन यूनियन में जितने भी 27 मुल्क हैं वो तो है ही, सबके सब है मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। लेकिन उसके अलावा यूरोपियन यूनियन को एक खिताब मिला है, यूरोपियन यूनियन को एक रुतबा मिला है। वो खिताब और वो रुतबा क्या है? यूरोपियन यूनियन को अलग से ऑब्जर्वर का मुकाम मिला है इन द यूनाइटेड नेशन। यानी यूनाइटेड नेशन की जितनी भी कार्रवाइयां होती है, यूनाइटेड नेशन में जितने भी इजलास होते हैं, यूनाइटेड नेशन में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन के सारे मुल्क उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन उसके अलावा यूरोपियन यूनियन एज ऑर्गेनाइजेशन उसकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, होल कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वर। एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट? यूएस तो है ही एज मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मगर यहां पे आप देखिए एक सारे के सारे मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स, और दूसरा ऑब्जर्वर का होना किसका? यूरोपियन यूनियन का ऑब्जर्वर होना यूनाइटेड नेशन। एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस शोज द पॉलिटिकल पावर, दिस शोज द पॉलिटिकल पावर ऑफ यूरोपियन यूनियन इन टर्म्स ऑफ और सब्स्टिट्यूट। क्योंकि हम बात कर रहे थे पहले सिर्फ एक ही इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर हुआ करता था, वो था यूएस। लेकिन अब वो जमाना गया, अब यूएस की दादागिरी चलने वाली नहीं है, अब यूएस की डोमिनेंस चलने वाली नहीं है, अब यूएस की हिजमुनी चलने वाली नहीं है। क्योंकि वो तब हिजमुनी हमें दिखाता था जब उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, जब उसके साथ कंपीट करने वाला कोई नहीं था। ना ही इकोनॉमी में कोई कंपीट कर पाता था, और ना ही पॉलिटिक्स में, ना ही डिसीजन मेकिंग, ना ही मिलिट्री में, ना ही स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ना ही टेक्नोलॉजी में कोई उसका मतलब उसके साथ कंपीट करता था। लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन यूनियन। तो ये था हमारा पहला पॉलिटिकल पावर, पहला सब्स्टिट्यूट, पहला क्या बोलते हैं हम इसको, ऑल्टरनेटिव सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे सिलेबस में सारे पॉलिटिकल ये ऑल्टरनेटिव सेंटर्स नहीं पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में दिए गए हैं सिर्फ 3 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स, एक यूरोपियन यूनियन, दूसरा आसियान और तीसरा है चाइना। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला एग्जाम में उसका माइंडसेट अलग अलग होते हैं एग्जामिनर्स के, तो किसी भी किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक, व्हाट इज मीन्ड बाय यूरोपियन यूनियन, दूसरा हाउ यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड एंड एक्सपेंडेड, तीसरा हाउ यूरोपियन यूनियन एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। लेकिन कभी यह भी आ सकता है, हमने बहुत तारीफें की यूरोपियन यूनियन की, लेकिन कभी कभार इसका क्रिटिसिज्म भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म खूबियों से भरा हुआ होगा और उसमें कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे कोताहियों के बारे में भी पूछेगा, यानी वो आपसे पूछेगा व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यानी उसका मतलब है यूरोपियन यूनियन इससे भी आगे जाता, लेकिन कोई ना कोई फॉल्ट है,
कोई ना कोई बैरियर है जो यूरोपियन यूनियन को आगे बढ़ने से रोकता है, यानी फेलियर्स, क्रिटिक ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अगर हम देखेंगे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के फेलियर्स नहीं है, क्योंकि हमने देखा यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है, यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग है, लेकिन एक चीज जो होनी चाहिए थी, क्योंकि एक मुल्क तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब मुल्क का नहीं होगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। एक घर, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ना उसके पास होगा कोई क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गाइड। कॉन्स्टिट्यूशन को हम नाम बोलते हैं गाइड का, जो हमें रास्ता दिखाता है, हमें करना क्या है, करना क्या नहीं करना है, वो सब कुछ हमें पता चलता है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे बड़ा फेलियर, सबसे बड़ा फॉल्ट जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन में देखा जाता है वो है जो उनका कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्योंकि मुल्कों का तो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक मुल्क का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यह एक फॉल्ट है जो हम कह सकते हैं कि यह एक बैरियर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। किसके लिए? यूरोपियन यूनियन के लिए। और दूसरा, अभी हमने बात की करेंसी की, यूरो। हमने कहा कि यूरो एक कॉमन करेंसी है यूरोपियन यूनियन में, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए सारे मुल्क यूरो को इस्तेमाल नहीं करते। सारे मुल्क मतलब यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं। होना तो यह चाहिए था कि यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स है, 27 के 27 एक ही करेंसी का इस्तेमाल करते, वो था क्या? यूरो। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आज की डेट में 27 में से सिर्फ 19 मुल्क, 27 में से सिर्फ 19 मुल्क ऐसे हैं जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बाकी 8 मुल्क है वो यूरो का इस्तेमाल नहीं करते। तो उससे क्या होगा? उससे कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है। किसमें? यूनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में। यानी ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर्स अगर आपके क्वेश्चन में आए तो आप कहोगे देयर आर 2 फेलियर्स, देयर आर 2 फॉल्ट्स in terms of European Union. One, lack of common constitution, and second, all members are not using the currency euro, and these are the 2 faults. ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, objectives of the European Union, features of the European Union। आपको इस वक्त मैं एक टिप बताऊंगा एग्जाम के लिए। दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंटरनेशनल, कोई नेशनल, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, मुझे लगता है सब ऑर्गेनाइजेशंस के मकसद जो है वो सेम ही सेम है। मतलब अगर यूरोपियन यूनियन दुनिया में आई है किस लिए? अपने यूरोप को बढ़ावा देने के लिए, यानी यूरोप को डेवलप करने के लिए, यूरोप में अमन कायम करने के लिए, यूरोप में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, यूरोप में जितने भी मेंबर स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करने के लिए। लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन ये चाहेगी कि यूरोप में अमन हो और दुनिया में फसाद हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे यूएन है, चाहे सार्क है, चाहे आसियान है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, आपके लिए कॉमन आंसर इसका यही है कि जब भी आपको आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सार्क, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आसियान, आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन पॉइंट्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पीस इन द वर्ल्ड, एंड ऑफ इनइक्वलिटीज, रेशलिज्म, ये आप लिख सकते हो। डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स का खात्मा, डिस्प्यूट्स का खात्मा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी को फरोग देना, अपने कल्चर को फरोग देना, न्यूक्लियर जो इस वक्त ये मतलब थ्रेट है पूरी दुनिया में, उसको खत्म करना, ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इससे हमारा आज पहला सेंटर खत्म हुआ, जिस सेंटर का नाम है यूरोपियन यूनियन। तो अब हमें इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे दूसरा जो हमारा सेंटर है जिसका नाम है आसियान।